रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार के रात के 8 बजे हमारा जो क्राइम शो होता है वो शुरू होता है और हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन क्राइम की डॉक्यूमेंट्रीज सुना रहे हैं। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और दोस्तों और मित्रों से भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में क्राइम जो है वो कब किस शक्ल में इंसान की चौखट पर आकर दस्तक दे दे कोई नहीं जानता। इसलिए इंसान को कम से कम इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि आजकल के समाज में किस तरीके का क्राइम हो रहा है और उसी तरीके से इंसान उन सारी चीज़ों से बच के रह सकता है। दोस्तों हमारे देश के अंदर एक कल्चर है और वो कल्चर ये है कि अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, तो परिवार वालों की ये कोशिश रहती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दें। लेकिन जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा उस कहानी के अंदर आप लोग सुनोगे कि एक परिवार एक डेड बॉडी के साथ में ऑलमोस्ट 1.5 साल, यूँ कहें कि 17 महीने के आसपास उस डेड बॉडी के साथ में रहता है। उस डेड बॉडी की पत्नी उस डेड बॉडी के साथ में सोती है, परिवार वाले उस डेड बॉडी के साथ रहते हैं। और बड़ी हैरानी की बात यह थी कि दोस्तों इस घर के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कई बार तो इस डेड बॉडी के हाथ पर सर रखकर सो भी जाते थे। अब 2-3 दिन के अंदर डेड बॉडी के अंदर बदबू आने लगती है, तो फिर ये कैसे डेड बॉडी 17 महीने तक इनके पास रही। और दूसरी चीज़ ये थी दोस्तों कि इस परिवार में जितने भी लोग थे वो सब के सब अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, उसके बावजूद भी वो इस तरीके की चीज़ों में बिलीव करते रहे और इस तरीके की चीज़ें करते रहे। जो व्यक्ति मृत था वो खुद एक इनकम टैक्स ऑफिसर था एंड उसकी जो पत्नी थी वो खुद एक बैंक में मैनेजर थी और उसका जो छोटा भाई था वो भी कहीं सही जॉब करता था, पिताजी भी पढ़े लिखे थे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस कहानी के हर पहलू को हम लोग बहुत बारीकी से डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगा कि पहली बार अगर आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, अपना प्यार ज़रूर दिखाएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोग को ऐसे ही क्राइम की कुछ बेबाक कहानियाँ वो आप लोग को डेली 8 बजे सुनाते रहें। तो चलते हैं, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से और इसी कानपुर के अंदर एक जगह लगती है कृष्णापुरी। और इसी कृष्णापुरी में एक व्यक्ति रहा करते हैं जो कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। इनका नाम है विमलेश दीक्षित। बात कर रहा हूँ मैं 30 अगस्त साल 2022 की। विमलेश दीक्षित को अपने ऑफिस गए हुए तकरीबन 17 महीने का समय गुजर चुका था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर है और वो 17 महीने से अपनी ड्यूटी पर, अपनी जॉब पर नहीं पहुंचा, तो उनके स्टाफ के जो लोग हैं उन्हें लाजमी बात है कि चिंता होगी। इसलिए जो विमलेश दीक्षित के दोस्त वगैरह, जो कलीग वगैरह रहते हैं, जो साथ में काम वगैरह करते हैं, उनको टेंशन होती है, क्योंकि कई बार इस दौरान उन्होंने विमलेश दीक्षित का फ़ोन लगाया था लेकिन फ़ोन हमेशा नॉट रीचेबल बताया तो कभी स्विच ऑफ बताया। लिहाजा जब ज़्यादा ही समय हो जाता है और कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन इन साथ में जॉब करने वाले बंदों को नहीं मिलती है, विमलेश दीक्षित हैं भी या फिर नहीं हैं या फिर कहीं चले गए हैं, जॉब छोड़ दी है, क्या मामला है, ये सब कुछ जानने के लिए 30 अगस्त साल 2022 को ये जो इनकम टैक्स ऑफिस से जो कुछ लोग थे वो इसी कानपुर के जो कृष्णापुरी है यहाँ पर इन विमलेश दीक्षित का घर है, इनके घर पर आते हैं। और घर पर आने के बाद में आवाज़ लगाते हैं विमलेश दीक्षित के घर पर, तो उनकी माँ बाहर निकल के आती है। अब जब माँ बाहर निकल के आती हैं तो वो जो लोग आए थे वो माँ से पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे विमलेश दीक्षित कहाँ हैं? ऑलमोस्ट 17 महीने गुजर चुके हैं और तुम्हारे जो बेटे हैं विमलेश दीक्षित वो अभी तक नौकरी पर नहीं पहुँचे। तो जो विमलेश दीक्षित की माँ होती है वो कहती है कि देखो, पिछले कुछ समय से मेरे बेटे की तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह पे वो अपनी ड्यूटी नहीं आ पाया, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब विमलेश दीक्षित के घर पर उसके दोस्त लोग आए हुए थे और वो विमलेश को ढूंढते हुए आए थे, उसका हालचाल पूछने के लिए आए थे। लेकिन विमलेश की माँ कुछ इस तरीके से जब उन लोगों से व्यवहार करती है, ना उनसे बैठने को बोलती है, ना अंदर आने के लिए बोलती है और सीधा सीधा यही कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, उसकी तबीयत ख़राब है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं डाउट आता है कि हम तो विमलेश दीक्षित का हाल पूछने के लिए आए कि वो कहाँ है, ज़िंदा भी है या फिर मर गया, तमाम चीज़ें पूछने के लिए आए, लेकिन उसकी जो माँ है वो इस तरीके से हमारे साथ गलत व्यवहार कर रही है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि हो ना हो ज़रूर दाल में कुछ काला है, नहीं तो इस तरीके की चीज़ें जो स्टाफ के लोग आए थे उनसे कहने का कोई सेंस नहीं बनता है। लिहाजा वो लोग उस जो व्यक्ति विमलेश दीक्षित थे उसकी माँ से कहते हैं कि देखो, हमें मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ पर हम जॉब करते हैं वहाँ के भी कुछ कायदे नियम होते हैं, हमें पता चलना चाहिए कि कम से कम वो किस बीमारी में है, क्या बात है, कितने दिनों में ठीक होगा। अगर कोई मेडिकल
लीव या फिर मेडिकल कोई कंपनसेशन दिलाना होगा तो हम दिलाएंगे, और हमें अपने रिकॉर्ड पे चढ़ाना भी पड़ेगा कि वो बीमार है। लिहाजा जो विमलेश दीक्षित की माँ होती हैं राम दुलारी, वो अपना गेट बंद कर देती हैं और उसके बाद में अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद में वो तुरंत विमलेश दीक्षित की पत्नी को फ़ोन करती हैं, और पत्नी को फ़ोन करने के बाद में कहती हैं कि विमलेश के स्टाफ के कुछ लोग आए हुए हैं और वो विमलेश से मिलने की लगातार जिद कर रहे हैं। मैं भला क्या करूं। इतनी ही देर में विमलेश दीक्षित का जो गेट होता है, मेन गेट, उसका दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि जो राम दुलारी थी वो कुंडा लगाना भूल गई थी, यानी उसको लॉक करना भूल गई थी। यानी विमलेश दीक्षित के जितने भी साथी लोग होते हैं वो अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि हमें मिलवा दो अम्मा, तुम्हारा भी भला होगा, क्योंकि हम अपने बिछड़े हुए दोस्त से भी मिल लेंगे और साथ के साथ उसको कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा, क्योंकि उसकी सिक लीव वगैरह लगा देंगे और कुछ मेडिकल कंपनसेशन चाहिए होगा तो वो भी मिला लेंगे और अपने दोस्त का हालचाल भी पूछ लेंगे। तो वो जो राम दुलारी होती है वो फ़ोन काटती है और फ़ोन काटने के बाद में कहती है कि देखो मैं मिलवा तो देती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को ज़्यादा परेशान मत करना। वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहा है और अभी सोया हुआ है, मुश्किल से तो उसकी आँख लगी, अगर तुम परेशान करोगे तो उसकी नींद टूट जाएगी। लिहाजा बाकी के सब लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हम बस मिल लेंगे और हाल चाल देख लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, अगर सोते होगे तो नहीं उठाएंगे। उसके बाद में जो विमलेश दीक्षित के स्टाफ के लोग होते हैं वो उस कमरे के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन दोस्तों इन लोगों को नहीं पता था कि उस कमरे के अंदर का दृश्य कैसा है। जैसे ही ये लोग उस कमरे के अंदर एंटर करते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी ना चाहते हुए भी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि दोस्तों कमरे का जो अंदर का दृश्य था वो दृश्य ऐसा था कि कितने भी मजबूत दिल का अगर कोई व्यक्ति होता तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। लिहाजा यहाँ पर जितने भी लोग गए थे ना चाहते हुए भी उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि कमरे के अंदर का जो दृश्य था वो दृश्य ही कुछ ऐसा था। क्योंकि दोस्तों उस कमरे के अंदर घुसने के बाद में विमलेश के दोस्तों ने देखा कि विमलेश तो ऑलमोस्ट 17 महीने से जब से वो गायब है, जब से ही मरा पड़ा है। उसकी जो डेड बॉडी थी ये उस अवस्था में थी कि एक नज़र भी भर कर कोई वहाँ पर विमलेश की डेड बॉडी को देख नहीं पा रहा था। विमलेश का जो मांस था वो सड़ चुका था, जो खाल थी वो जिस्म की हड्डियों से जाकर चिपक चुकी थी, आंखें गड्ढे में जा चुकी थी, जिस्म पूरी तरीके से काला पड़ चुका था, मानो वो एक कंकाल जैसे उस बिस्तर पर रखा हुआ था। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी डेड बॉडी को डीप फ्रिज में भी रखा जाए तो 17 महीने के अंदर उस डेड बॉडी का ख़राब होना 100% स्वाभाविक है। लेकिन अगर उस डेड बॉडी को सेम समान बिस्तर पर जैसे जिंदा आदमी सोता है ऐसे बिस्तर पर रखा जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस डेड बॉडी का क्या हाल हुआ होगा। लिहाजा जितने भी ऑफिसर विमलेश के उस कमरे के अंदर गए थे उनका उस डेड बॉडी को देखकर एक पल भी उस कमरे के अंदर रुक पाना बड़ा ही मुश्किल था। लिहाजा सारे के सारे जो लोग होते हैं ये किसी तरीके से उस कमरे से बाहर आते हैं और उस कमरे से निकलते ही वो सारे के सारे ऑफिसर इस अम्मा से, जो विमलेश की माँ थी राम दुलारी, उनसे सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि माँ जी विमलेश तो ख़त्म हो चुकी है, उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो आपने इस तरीके से विमलेश की डेड बॉडी को संभाल कर क्यों रखा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। अब जैसे ही ये बात विमलेश की माँ राम दुलारी सुनती है वो इन ऑफिसर्स के ऊपर आग बबूला हो जाती है। वो इनको डांटने फटकारने लगती है, कहती है कि मेरा बेटा बीमार है और अभी कोमा में है, जल्दी ही होश आ जाएगा, तुम लोग ऐसी बातें क्यों करते हो। विमलेश की जो माँ थी वो उन अधिकारियों से ये बात कहती है, लेकिन वो जो अधिकारी थे सबके सब एक रिपीटेड जॉब कर रहे थे, एक काफ़ी इज़्ज़तदार घराने से भी थे। तो ऐसे में उन लोगों को लगता है कि डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब वो अंतिम संस्कार की बात करते हैं तो विमलेश की माँ उनके ऊपर भड़क जाती है और धक्का मारते हुए उन सबको अपने घर से बाहर निकालती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, बेवजह की तुम लोग उल्टी बातें कर रहे हो। अब दोस्तों वो जो अधिकारी थे वो इस तरीके का दृश्य देखने के बाद में एकदम तो घबरा चुके थे, साथ के साथ जब विमलेश की माँ का ये बिहेवियर देख लें तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब कई सवाल इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के मन में आते हैं। कई सवाल ये भी आते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ही विमलेश को मारा हो, कहीं ऐसा तो नहीं खुद ये विमलेश को मार कर इस घर के अंदर सजा के रखे हुए हैं। तमाम तरीके के सवाल लेकर ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं तुरंत डीएम साहब के ऑफिस पहुंच जाते हैं और उसके बाद में ये सारे अफसर डीएम साहब से पहुंचने के बाद में सिर्फ एक ही बात कहते हैं साहब हमारे स्टाफ का एक बंदा ऐसा है कि जिसकी डेथ हो चुकी है ऑलमोस्ट 17 महीने पहले, लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अब डीएम साहब जब ये बात सुनते हैं तो पूरा मामला पूछते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को डीएम साहब भी बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। उसके बाद में सीएमओ और एसएसपी को इस मामले में इत्तला दी जाती है और कहा जाता है कि पुलिस फोर्स लेकर जाओ और उसकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो, मौत की क्या वजह है वो सारी वजह जानो और उसके परिवार वालों से पूछताछ करो। होता भी ऐसा ही है कि जो सीएमओ और जो एसएसपी साहब होते हैं वो पुलिस फोर्स लेकर जाते हैं और उसके बाद में उस डेड बॉडी को उस घर से लिया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और घर के जितने भी लोग होते हैं उन सारे घर वालों को उठाया जाता है, उन सबको पुलिस थाने लेके पहुंचा जाता है और पुलिस थाने ले जाने के बाद में जब उनसे
इस सारी वारदात की वजह पूछी जाती है तो उसके बाद में जो कहानी निकल के आती है वो कहानी भी दोस्तों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली कहानी थी। दरअसल जब पुलिस ने इनसे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछा तो विमलेश के जो भाई थे दिनेश, वो बताते हैं कि मेरे भाई की जो मौत थी ये साल 2021 में 23 अप्रैल को हो गई थी। अचानक से मेरे भाई को सांस लेने में दिक्कत आई और उनका जिस्म बहुत ज़्यादा बुखार में भुनने लगा। हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुँचे, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि सांस ना ले पाने की वजह से मेरे जो भाई थे उनकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल वाले भी मेरे भाई विमलेश को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद में डेथ सर्टिफिकेट वो इशू करते हैं। उसके बाद में जैसा कि बताया गया कि जो विमलेश थे उनको कोरोना था। तो आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के समय में हॉस्पिटल से 2 बंदों का स्टाफ आता था जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल होता था, जिसकी वजह से वायरस जो है वो स्प्रेड ना हो पाए। और यही कुछ विमलेश के साथ भी हॉस्पिटल वालों ने किया था। उन्होंने अपने डेड बॉडी के साथ में 2 जो हॉस्पिटल के कर्मी थे उनको भेजा था, लेकिन जैसे ही जो एम्बुलेंस थी वो थोड़ी दूर आती है, हॉस्पिटल के कर्मी उस एम्बुलेंस में बैठे हुए थे। तो जो विमलेश के घर वाले होते हैं, दिनेश और दिनेश की माँ, बाकी के सब लोग, वो इनसे कहते हैं कि बेटा तुम क्यों परेशान होगे, तुम चले जाओ, हम लोग अंतिम संस्कार कर देंगे। उसके बाद ये लोग आते हैं। आने के बाद में चूँकि रिश्तेदारों को तो उस समय कम ही खबर दी जाती थी, अगर दी भी जाती थी तब भी कोई आता नहीं था। लिहाजा उसके बाद में डेड बॉडी को बाकायदा नहलाया जाता है। अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएँ पूरी हो चुकी थी। अब जैसा कि बोला जाता है कि जो डेड बॉडी को चिता पे ले जाने के लिए लेके जाते हैं, जिसको टिकटी भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उससे जाना भी जाता है। जैसे हर धर्म में अलग अलग तरीके से जाना जाता है। तो उसके बाद में जब उसको ले जाने के लिए उस पर लेटाया जाता है तो अचानक से जो दिनेश होते हैं उनका हाथ अपने बड़े भाई विमलेश के सीने पर पहुंच जाता है। और जब उनके सीने पर हाथ पहुंचता है तो उनको ऐसा लगता है कि विमलेश की धड़कन चल रही है। इस बारे में भागा भागा वो अपनी पत्नी को बताता है जाके कि भैया की धड़कन चल रही है। अच्छा, वो भी आती है और वो भी अपने भैया के सीने पर हाथ रखती है तो उसको भी महसूस होता है कि हाँ धड़कन चल रही है। उसके बाद में जो वो दिनेश की जो पत्नी थी वो भाभी मैताली के पास में जाती है। मैताली जो कि इस व्यक्ति जिसका नाम विमलेश था उसकी पत्नी थी, मैताली को बताती है कि भैया की तो धड़कन चल रही है। मैताली भी आती है। अच्छा, वो भी जब सीने पे हाथ रखती तो उसको भी यही महसूस होता है। घर की जो माँ थी, जो बाप थे, वो भी देखते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि धड़कन चल रही है। अच्छा, कुछ दिनों पहले इन्होंने एक मूवी देखी थी मुन्ना भाई MBBS। तो मुन्ना भाई MBBS में एक किरदार था, उस किरदार का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कुर्सी पर बैठा रहता था और जो ना बोल सकता था ना हिल सकता था, बस उसके अंदर जान थी। बाद में वो ठीक भी हो गया था। बाद में उसकी जो शेप वगैरह बनाई थी संजय दत्त ने, उससे बातचीत करता था, हक देता था, जादू की झप्पी ऐसा कुछ बोला था ना उसको। तो वो इनको भी ऐसा लगा कि शायद जो विमलेश हैं ये कोमा में चले गए और ये ठीक हैं। अस्पताल वाले तो इन्हें मार ही देते, अभी हम जिंदा व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद में ये इस विमलेश को लेते हैं, कमरे के अंदर ले जाके लिटा देते हैं और बाकायदा उसके डेली कपड़े बदलना, बाकायदा उस डेड बॉडी के साथ में बैठकर खाना खाना। अच्छा, हैरानी की बात यह थी कि जो विमलेश की पत्नी मिताली थी वो जब अपने बैंक की ड्यूटी जाया करती थी तो वो बाकायदा इस विमलेश के पैर छूकर जाया करती थी। और दोस्तों, विमलेश के एक बेटा एक बेटी भी थे। ये बताया जाता है कि बेटा और बेटी हर रोज़ रात को अपने पिता के कंधे पर सर रख के सोया करते थे। यानी एक डेड बॉडी के साथ में 2 बच्चे, एक हाथ पर एक बच्चा, दूसरे हाथ पर एक बच्चा। आमतौर पर बच्चों की आदत होती है कि वो बाप के हाथों को तकिया बनाकर सोते हैं और यही कुछ इन बच्चों के साथ पिछले 17 महीनों से चल रहा था कि ये डेड बॉडी के हाथों को तकिया बनाकर सो रहे थे। अच्छा, एक सवाल जो हर किसी के जहन में था, मेरे जहन में भी था, आपके जहन में भी आया होगा कि इतना सब कुछ हुआ तो 17 महीने के अंदर इस डेड बॉडी से बदबू क्यों नहीं आई, इस डेड बॉडी में कीड़े क्यों नहीं पड़े। तो जब विमलेश की माँ से ये पूछा गया राम दुलारी से, तो वो बताती हैं कि मैं इस डेड बॉडी को गंगा जल से डेली साफ़ किया करती थी और कुछ स्प्रे वगैरह करती थी जिससे बदबू ना आए, लेकिन डेड बॉडी के अंदर कोई कीड़ा नहीं पड़ा था। तो ये गंगा जल के साफ़ करने की वजह से हो या फिर किसी और वजह से ये जो चीज़ें थी मेडिकल साइंस के लिए भी हैरान कर देने वाली थी। लिहाजा अब ये मामला कुछ मर्डर का नहीं था, किसी ऐसे एंगल पर नहीं था कि हत्या कर शव को छुपाया गया हो। लिहाजा कोई कार्रवाई तो इनके ऊपर बनती नहीं है। लेकिन पुलिस वाले इस परिवार वालों को एक मेडिकल टेस्ट ज़रूर कराते हैं। उसके बाद में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। तो इस तरीके की चीज़ें दुनिया के अंदर कभी कभी हो जाती हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्यों उस डेड बॉडी के अंदर कीड़े नहीं पड़े, क्यों वो डेड बॉडी सड़ी नहीं? आप लोग का जो भी विचार हो कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।